हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज हमारा टॉपिक है परिवार, जो कि एक सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था विवाह के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में वो डाली है वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। ये जो टॉपिक है, जिस भी समाजशास्त्र के एग्ज़ाम में जो टॉपिक आता है फैमिली का, तो उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। पीजीटी हरियाणा जो पीजीटी का सिलेबस है, सोशियोलॉजी का सिलेबस है, उसमें भी ये टॉपिक दिया है, आप इसको देख सकते हैं। और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक आता है। जो परिवार है वो सामाजिक संरचना का एक केंद्रीय बिंदु है, केंद्रीय स्थिति में होता है। परिवार जो है वो समाज की संरचना, जो समाज की संरचना है वो व्यक्तियों के संबंधों से, जो रिश्तों का ताना बाना है, जो समाज की व्यवस्था है, उसमें वो सबसे छोटी और मूल इकाई है, एक आधारभूत इकाई है। जो समाजशास्त्री हैं वो बात कहते हैं कि समाज जो है वो एक भवन की तरह है। समाज क्या है? एक बिल्डिंग की तरह है, भवन की तरह है। तो इसमें जैसे ये घर है, तो इस घर में सबसे छोटी जो इकाई है जिससे ये घर बना है, छोटी इकाई क्या है? वो ईंट पत्थर है। तो जो ईंट पत्थर है वो सबसे मूल रूप है, आधारभूत इकाई है। तो ऐसे ही समाजशास्त्री कहते हैं कि जो समाज है वो भवन है, और जो आधारभूत इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, वो क्या है? परिवार है। वो ईंट और पत्थर की तरह है कि उसको जोड़ जोड़ के क्या बनता है? समुदाय बनता है। समुदाय से गांव बनते हैं, गांव से फिर वो समाज बनता है। तो जो समाज है उसका सबसे मूल इकाई क्या है? परिवार है। परिवार जो है वो हर समाज में पाया जाता है, चाहे वो समाज प्राचीन समाज हो, आधुनिक समाज हो, खानाबदोश समाज हो, वो हर परिवार में, वो हर समाज में परिवार जो है वो पाया जाता है। परिवार का स्वरूप कैसा भी हो सकता है, वो सत्ता के आधार पे हो सकता है, वंश के आधार पे हो सकता है, संयुक्त परिवार हो सकता है, और न्यूक्लियर परिवार हो सकता है। वो किसी भी तरह का हो सकता है, उसका रूप कुछ भी हो सकता है, समूह के रूप में हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समाज में परिवार जो है वो अवश्य पाया जाता है। और इससे समाज की जो घनिष्ठता है वो भी बनी रहती है। जो मानव की समस्त सामाजिक संस्थाएं हैं, जो मानव की सामाजिक संस्थाएं हैं, उनमें परिवार जो है वो क्या है? आधारभूत इकाई है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जो कि पूरे सर्वव्यापी, मतलब हर समाज में पाई जाती है। एक ऐसी संस्था है जो कि प्रत्येक समाज में पाई जाती है। मैलिनोवस्की कहते हैं कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। मैलिनोवस्की का कहना है कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जो कि जब मनुष्य आदि मानव की तरह था, वह पशु अवस्था से लेकर वो अपने साथ लेके आया है। जैसे पशु अवस्था में जब आदि मानव थे, जब थोड़ा सभ्य हुआ, उसके साथ जैसे फैमिली में उसके साथ जानवर भी रहते, वो सारा मिलकर क्या बना था? परिवार होता था। ऐसे मर्डॉक ने 250 आदिम परिवारों का अध्ययन किया। उन्होंने जो 250 परिवारों का अध्ययन किया, उसमें भी पाया कि समाज, ऐसा कोई समाज ही नहीं है यहाँ पे कोई परिवार ना हो। तो उन्होंने ये कहा कि जो परिवार रूपी संस्था है उसकी किसी भी समाज में अनुपस्थिति नहीं है, हर समाज में वो उपस्थित रहा है। जो परिवार है वो किसी न किसी रूप में देखने को मिला है, चाहे वो उस परिवार का स्वरूप कैसा ही क्यों ना हो। मतलब जैसे भारतीय परिवार हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली भी होती हैं, लेकिन उसका स्वरूप चाहे कैसा भी हो, चाहे वो समूह के रूप में हो, लेकिन उस परिवार जो है वो अवश्य पाया गया है। अब परिवार का अर्थ, परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फैमिली। परिवार का जो फैमिली, उसका फैमिली का जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा का जो शब्द है फैमुलस से हुई है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से हुई है। इस समूह के लिए जो प्रयुक्त होता है कि जो फैमिली है, तो फैमिली में कौन कौन आता है? उस फैमिली में माता पिता, उस बच्चे, नौकर, दास जो भी हैं, वो सब किस में आते हैं? फैमिली में आते हैं। फैमिली का ऐसा समूह होता है जिसमें माता पिता, बच्चे,
नौकर दास सभी आते हैं। सामान्यतः हम ये कहते हैं कि जो एक युगल है, विवाहित युगल है, उसको हम परिवार कह देते हैं, उसको भी परिवार कहा जाता है। लेकिन जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है, उनका कहना है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार कि परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें पति पत्नी, उसके बच्चे का होना आवश्यक है। पति पत्नी उसमें व्यस्त स्त्री और पुरुष का होना आवश्यक है, और साथ में स्त्री पुरुष जो कि माता पिता हैं बच्चे के, और बच्चे चाहे गोद लिए हों चाहे वो खुद के बच्चे हों, उनका होना आवश्यक है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से। इनमें से किसी भी एक के अभाव में हम उसे परिवार ना कहकर एक गृहस्थ कहेंगे। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार है कि पति पत्नी और उनके बच्चे होने चाहिए, ये आवश्यक है। अगर ये सब नहीं, इनमें से ये अभाव है, ये नहीं पाया जाता, मान लो 2 व्यक्ति रहते हैं, वो उनका रिश्ता जो है वो किसी दूर का रिश्ता है, तो जो दूर का रिश्ता है अगर वो एक ही परिवार में रह रहे हैं तो उनका कोई आपस में बच्चे वाला या फिर माता पिता वाला ऐसा कोई प्राइमरी संबंध नहीं है। अगर उनके बीच में जो प्राइमरी संबंध नहीं है तो वो क्या है, एक हाउस होल्ड है, गृहस्थ है। जैविकीय दृष्टि से देखें तो परिवार को हम एक समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें एक स्त्री और पुरुष को यौन संबंध या संतान उत्पन्न करने के लिए सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। समाज की दृष्टि से जो विवाह की जो मान्यता है उसमें यौन संबंध बनाने, बच्चों को पैदा करने, उनका पालन पोषण करने एक वैधता मिल जाती है, समाज की जो है स्वीकृति मिल जाती है। तो हमने देखा कि जो फैमिली है वो लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से बनी है। इसमें जो परिभाषा दी है कि माता पिता बच्चे जो हैं इस फैमिली में आवश्यक रूप से माने गए हैं कि ये इनका होना आवश्यक है, तो ही हम उसको परिवार कहेंगे। नहीं तो अगर इनका अभाव होगा तो उसको हम हाउस होल्ड, गृहस्थ कहेंगे। प्रत्येक परिवार एक गृहस्थ भी होता है, किंतु सभी गृहस्थ परिवार नहीं है। प्रत्येक जो परिवार है वो गृहस्थ भी होता है, साथ साथ में वो हाउस होल्ड होता है, लेकिन सभी जो गृहस्थ हैं वो परिवार नहीं है। मतलब जो दूर दूर के रिश्तेदार एक ही फैमिली में रहते हैं, अगर वो प्राइमरी संबंध नहीं है उनमें तो वो गृहस्थ हैं। तो जो प्राइमरी संबंध के माता पिता बच्चे ऐसा समूह है तो वो परिवार है। परिवार के साथ साथ क्या है, वो गृहस्थ है, परिवार भी है और गृहस्थ भी है। और जिनमें द्वितीयक संबंध हैं, प्राइमरी संबंध नहीं है, वो क्या है, गृहस्थ है। परिभाषाएं देख लेते हैं। परिभाषाएं मैकआइवर एंड पेज ने जो परिभाषा दी है, परिभाषाएं आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी होती हैं। परिभाषाओं को लर्न करने का यही तरीका होता है कि इनके आप जो कीवर्ड्स होते हैं उनको लर्न करना। मैकआइवर और पेज के अनुसार जो परिवार की परिभाषा है उसमें जो यौन संबंध है, यौन संबंधों के द्वारा जो परिभाषित एक ऐसा समूह होता है, यौन संबंध के द्वारा एक ऐसा समूह होता है जिसमें कि उनसे उत्पन्न हुए जो बच्चे होते हैं, बच्चों का लालन पोषण की व्यवस्था करता है। मैकआइवर एंड पेज के अनुसार जो परिवार है उसमें बच्चों का लालन पोषण होता है, लालन पोषण की व्यवस्था करता है, ये इनका कीवर्ड है। डॉक्टर दुबे के अनुसार परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त होती है। दोनों को क्या मिलती है, सदस्यता मिलती है। और कम से कम 2 विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति मिलती है। और जो इसमें मुख्य कीवर्ड है कि ये जिनको यौन संबंध की स्वीकृति मिलती है, जो 2 पुरुष और स्त्री दोनों को सदस्यता मिलती है परिवार में, एक तो सदस्यता मिलती है, यौन संबंध की स्वीकृति मिलती है, और दूसरा कि उनको परिवार का निर्माण, संतान उत्पन्न करने की भी स्वीकृति मिलती है, संतान को भी उत्पन्न करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। ये क्या, डॉक्टर दुबे के अनुसार। मर्डॉक ने भी परिवार का एक ऐसा सामाजिक समूह बताया कि जिसमें कि इनका जो कीवर्ड है कि सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग करते हैं, जो विषम लिंगी होते हैं उनमें यौन संबंध होता है, तो इसमें उनके साथ जो रहते हैं उनके बच्चे, गोद लिए बच्चे हो सकते हैं या खुद का बच्चा हो सकता है, एक या एक से अधिक बच्चे होते हैं। मर्डॉक के अनुसार जो उन्होंने परिभाषा दी है परिवार की कि सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग करते हैं।
सामान्य निवास और आर्थिक सहयोग करते हैं। इनके यौन संबंध से उत्पन्न हुई जो संतान है वो गोद ली भी हो सकती है या फिर खुद के बच्चे हो सकते हैं, वो जो कि इनके साथ रहते हैं, परिवार कहते हैं। और दुबे ने जो इसकी परिभाषा बताई है, उन्होंने बताया कि इनसे जो उत्पन्न संतान होती है वो परिवार का फिर निर्माण करते हैं इससे। और मैकआइवर पेज ने पालन पोषण की व्यवस्था है परिवार। लूसी मेयर ने जो परिवार की परिभाषा दी है कि ये गृहस्थ समूह होता है, ये एक गृहस्थ समूह होता है जिसमें माता पिता संतान साथ साथ में रहते हैं, दंपति और संतान भी उनके साथ ही रहती है। इसमें माता पिता और बच्चे साथ में रहते हैं। एलिट मेरिल के अनुसार परिवार पति पत्नी बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। एलिट मेरिल का जो परिभाषा है परिवार से संबंधित कि ये बच्चों से निर्मित एक जैविक और सामाजिक इकाई है, जैविक और सामाजिक इकाई है। किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो कि रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हैं, जो परस्पर नातेदार हैं। अभी हमने ये देखा मैकआइवर पेज का क्या है, लालन पालन की व्यवस्था, परिवार में बच्चों के लालन पालन की व्यवस्था। दुबे का है कि जो दोनों को सदस्यता मिलती है, यौन संबंध की स्वीकृति मिलती है और संतान, उनसे उत्पन्न जो संतान है उसका परिवार, फिर उससे मिलकर क्या होता है, परिवार का निर्माण होता है। मर्डॉक का क्या है कि सामान्य निवास होता है और साथ में यौन संबंध को स्वीकृति मिलती है और उनसे जो बच्चे होते हैं, जो वो बच्चे चाहे गोद लिया बच्चा भी हो सकता है, उनके साथ वो रहते हैं, परिवार कहलाता है। लूसी मेयर का कि यह जो गृह समूह होता है वो परिवार है, उसमें माता पिता और संतान साथ में रहती है। एलिट मेरिल का क्या है, परिवार पति पत्नी बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। एलिट मेरिल के अनुसार है कि एक जैविक सामाजिक इकाई है। किंग्सले डेविस का जो कीवर्ड है कि रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, परस्पर नातेदार होते हैं। आई होप आपको परिभाषाएं समझ में आई हों, आपको लर्न करने में आसानी हुई हो। अगर इन परिभाषाओं को अगर हम देखें तो हम ये मानेंगे कि जो सामाजिक समूह के रूप में इसको परिभाषित करते हैं, जो परिवार है वो जैविकीय संबंधों पर आधारित एक सामाजिक समूह के रूप में है, जिसमें कि माता पिता बच्चे, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए एक सामान्य निवास तैयार करना, आर्थिक सहयोग करना, यौन संतुष्टि, समाजीकरण, शिक्षा आदि सुविधाएं जुटाना होता है। परिवार की जो निचोड़ हमने निकाला, जो परिभाषाएं पढ़ी, उनसे क्या है कि एक जैविक और उसको सामाजिक संस्था के रूप में है, जिसमें कि ये एक ऐसी अपने सदस्यों के लिए ऐसी व्यवस्था करता है कि जिसमें सामान्य निवास हो, आर्थिक सहयोग हो, यौन संतुष्टि और समाजीकरण, शिक्षा आदि सुविधाओं को जुटाता है। यहाँ पे बच्चों का लालन पोषण होता है। परिवार की विशेषताएं। मैकआइवर पेज ने परिवार की निम्नलिखित 8 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहली है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। परिवार की उपस्थिति सार्वभौमिक है। जो परिवार है वो प्रत्येक समाज में पाया जाता है, वो सब जगह पे विद्यमान होता है, चाहे वो आधुनिक समाज हो या प्राचीन समाज हो, शहरी या ग्रामीण, किसी भी तरह का वो समाज हो, हर समाज में इस परिवार के रूप में ये जो संस्था है ये पाई जाती है। सभी समाजों में परिवार का महत्व जो है, वो जो यौन व्यवहार होता है उसको नियंत्रण करना होता है। प्रजनन, आर्थिक सहयोग, श्रम विभाजन, समाजीकरण, ये सारे उसके लक्ष्य होते हैं। परिवार के लक्ष्य हैं यौन व्यवहार को नियंत्रण करना, आर्थिक सहयोग करना, स्त्री पुरुष के बीच में श्रम विभाजन, समाजीकरण होता है कि जो वो सीखता है उस परिवार से, जो आचार आदर्श मूल्य जो भी वो सीखता है, ये सारे लक्ष्य होते हैं। उसका व्यक्तित्व का विकास होता है। मर्डॉक ने भी परिवारों का अध्ययन किया, उसके आधार पर परिवार की व्याख्या की है कि ये सार्वभौमिक होते हैं। परिवार की व्याख्या की है सार्वभौमिक होते हैं। उन्होंने 250 जो है परिवारों का अध्ययन किया,
उसमें 12 परिवारों का आंकड़ा तो नहीं इकट्ठा कर पाए, उनको नहीं मिला, लेकिन 238 परिवारों का जो उन्होंने अध्ययन किया, उनके परीक्षण किया, उनका अध्ययन तो उन्होंने 250 का किया था, पर सही से जो आंकड़े मिले हैं वो 238 परिवारों के मिले हैं। इन परिवारों से उन्होंने औद्योगिक समाज से लेके शिकारी खानाबदोश परिवार तक उन सारे आदिम समाजों का, आदिम जो परिवार हैं उनका भी उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ऐसा कोई भी ऐसा समाज नहीं देखा जिसमें कोई परिवार ना हो, बल्कि परिवार जो है वो उसमें विद्यमान रहा है। तो जो परिवार उसमें विद्यमान रहा है, तो इसलिए इसको उन्होंने कहा कि ये जो परिवार है वो सार्वभौमिक है, वो हर जगह पे पाया जाता है, चाहे वो कोई भी समाज रहा हो, किसी भी सबरूप में परिवार जो है वो पाए जाते हैं। परिवार की संरचना के विषय में मर्डॉक ये कहते हैं कि ये सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब एक बहुत ही ज़रूरी, जो घर की जैसे नींव रखते हैं ईंट पत्थर का सबसे ज़रूरी इकाई है, ऐसे ही परिवार है। परिवार संयुक्त हो सकता है, विस्तारित हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, परिवार बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकता है, उसकी जो आकार है छोटा भी हो सकता है, या वो हॉरिजेंटल भी हो सकता है। ये 4 मेंबर इस फैमिली में हैं, तो वो अगर पहले 8 थे, अगर बटकर अलग हो गए तो फिर से वो 4 रह गए, तो वो हॉरिजेंटल भी चल सकता है। तो जो इन्होंने निष्कर्ष दिया कि मूल परिवार क्या है, सार्वभौमिक है। मर्डॉक ने जो परिवार संबंधी सार्वभौमिकता का विचार दिया था, उसमें एक अपवाद, उसमें जो अपवाद है, अपवाद ये है कि उन्होंने इस नियम का, जो सार्वभौमिकता का नियम दिया, उस नियम का अपवाद है कि जो वेस्ट इंडीज़ के द्वीपों में गुआना और अमेरिका के कुछ हिस्सों में काले प्रजाति के परिवारों में वयस्क पुरुष नहीं होते। मर्डॉक ने ये परिभाषा दी थी कि कोई परिवार वो एक परिवार है जिसमें कम से कम एक वयस्क पुरुष और एक स्त्री उसका होना आवश्यक है। जो मर्डॉक ने परिवार से संबंधित परिभाषा दिया है, उसमें एक वयस्क पुरुष और एक स्त्री का होना आवश्यक बताया है। तो इस नियम का अपवाद क्या है, जो गुआना और अमेरिका के कुछ हिस्सों में काले प्रजाति के परिवार हैं, उसमें वयस्क पुरुष ही नहीं होते। मेलफोर्ड स्पायरो ने भी इसका एक अपवाद बताया है कि जो सार्वभौमिकता, मर्डॉक ने कहा कि परिवार जो है वो सार्वभौमिक है, तो उसका भी उन्होंने खंडन किया कि सार्वभौमिक नहीं है, क्योंकि इज़राइल का किबुट्ज का उन्होंने अध्ययन किया। तो किबुट्ज के अध्ययन के आधार पे ये बताया कि इज़राइल के जो समुदाय हैं, वहाँ पे किबुट्ज जो समुदाय हैं उसमें सदस्य जो होते हैं वो छोटे मोटे कृषि और छोटे मोटे उद्योगों में उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें बटी होती है। जो अर्थव्यवस्था उनकी लोगों की है कृषि और छोटे मोटे उद्योग। किबुट्ज विचारधारा में जो लैंगिक समानता पे बल देते हैं, जो किबुट्ज विचारधारा है वो लैंगिक समानता पे बल देता है। इसमें जो माता पिता होते हैं वो अपनी माता पिता की भूमिकाओं पे विशेष ध्यान नहीं देते, माता की भूमिका का तिरस्कार करती है। जो माता है वो बच्चे का लालन पोषण नहीं करती है, क्योंकि जो बच्चा है उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है, सामुदायिक युवा गाँव में रहते हैं। यहाँ पे सभी इकट्ठे मिलकर रहते हैं। सामुदायिक युवा गाँव में बच्चे का पालन पोषण होता है। जो पति पत्नी होते हैं वो एक ही शयन कक्ष में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो युवा गाँव में भेज दिए जाते हैं। बच्चों का पालन पोषण भी वहीं पे होता है। तो कभी कभी अपने माता पिता के साथ मिल लेते हैं, लेकिन मनोरंजन के लिए, मुलाकात के लिए मिल लेते हैं, लेकिन वो उनका पालन पोषण है जो कि माता नहीं करती है, माता पिता उनका पालन पोषण नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये जो परिवार होता है, ये इनका पारिवारिक जो उत्तरदायित्व होता है वो उसको नकारते हैं, पारिवारिक उत्तरदायित्व को नकारते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो सामुदायिक युवा गाँव में रहते हैं, माता पिता बच्चों का पालन पोषण नहीं करते। तो इस तरह से जो मर्डॉक ने कहा कि ये परिवार है वो सार्वभौमिक है, उसमें माता पिता अवश्य होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, जबकि उनका पालन पोषण किया जाता है। तो ये भी उनकी जो उन्होंने अध्ययन किया उसकी जो नियम बनाया कि सार्वभौमिकता, उसका ये खंडन करते हैं।
और जो किबुत्ज के समुदाय के लोग होते हैं वो बल्कि परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे जो सहयोग वो करते हैं वो सभी के लिए एक जैसे ही होता है। वो केवल अपने परिवार के लिए नहीं करते, पूरे किबुत्ज के लिए करते हैं। जो किबुत्ज है उनके लिए वो कार्य करते हैं। कैथरीन गफ ने भी नायर, जो केरल के नायर हैं, उनका जो उसमें परिवार के अस्तित्व को अस्वीकार किया है। पहला पॉइंट हमने देखा, जो इसकी विशेषता देखी परिवार की, वो थी सार्वभौमिकता। मर्डॉक ने सार्वभौमिकता बताया। मूल परिवार जो है वो सार्वभौमिक है। उसका भी हमने खंडन बता दिया कि जो अपवाद थे वो बता दिया। किबुत्ज में अपवाद पाया गया और जो वेस्ट इंडीज़ है वहाँ काले प्रजाति के जो लोग हैं वहाँ पे भी अपवाद पाया गया है कि वहाँ पे वयस्क पुरुष नहीं होते। अब दूसरा है संवेगात्मक आधार, इमोशनल बेसिस। परिवार के जो सदस्य हैं वो आपस में भावनात्मक आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। उनमें गहरा संबंध होता है। तो परिवार में प्रेम, सहयोग, दया, त्याग, बलिदान, सुख, दुख, ये सब जो भावनाएं होती हैं वो विद्यमान रहती हैं। क्योंकि वो प्राइमरी ग्रुप में रहते हैं तो वो उनमें ये सारी भावनाएं विद्यमान होती हैं। पारिवारिक जो संगठन होता है वो सुदृढ़ करता है। जो पारिवारिक संगठन होता है, ये जो भावनाएं होती हैं वो उसको सुदृढ़ करती हैं, उनको घनिष्ठ बनाती हैं। तो IP देसाई ने जो गुजरात में अध्ययन किया, महुआ का अध्ययन किया उन्होंने, तो उन्होंने संवेगात्मक आधार पर चर्चा की है। परिवार की जो चर्चा की है वो इमोशनल के आधार पर की है। रचनात्मक प्रभाव, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है। बच्चे का लालन पोषण होता है, वो उसका समाजीकरण होता है। वो परिवार से जो सीखता है परिवार से सीखता है। जो नियम, आचार, वैल्यूज़ हैं वो परिवार से ही उसको मिलती हैं। तो परिवार का जो वातावरण है वो बच्चे पर स्थायी प्रभाव डालता है, जिसको जीवन में अंतिम समय तक देखा जाता है। वो जो जिस परिवार, जैसे इंडिया का जो बच्चा उसको छोटे होते हुए अंग्रेज़ों के पास भेज दें तो वो वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देगा, वैसा ही उसका जो कल्चर होगा वो वैसा ही अपनाएगा क्योंकि उसका समाजीकरण हो गया, उसने वो सीख लिया है। तो उसकी मनोवृत्तियाँ, आदतें, सभी जो उनका निर्माण है वो परिवार में ही होता है। इसीलिए कूले ने भी कहा है कि जो परिवार है वो मानव स्वभाव की क्या है, पोशिका होती हैं, नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर है। ये कूले ने कहा है परिवार। फोर्थ है सीमित आकार, लिमिटेड साइज। सामाजिक संरचना के औपचारिक संगठनों में परिवार सबसे छोटा है। मूल रूप से परिवार में पति पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। आधुनिक कारकों में तो जो परिवार हैं वो तो और भी छोटे होते जा रहे हैं। सामाजिक संरचना में जो केंद्रीय स्थिति है परिवार की जो स्थिति है वो केंद्र में है। सबसे छोटा क्या है, मूल इकाई क्या है, परिवार है। और ये क्या है, केंद्रीय स्थिति में है। परिवार रूपी जो संस्था है वो सारी इकाइयाँ जब मिलती हैं, इनसे फिर समुदाय बनता है। इन समुदायों से मिलकर ही क्या बनता है, समाज का निर्माण होता है। अरस्तु ने भी समुदाय को परिवारों का योग कहा है। अरस्तु ने कहा है कि जो समुदाय है वो परिवार, जैसे एक परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, ऐसे परिवार मिलकर क्या बनाते हैं, समुदाय बनाते हैं। समुदायों का प्रयोग जो होता है वो समाज बनाता है। और मैकाइवर ने भी कहा है कि समाज में परिवार ही सबसे महत्वपूर्ण है। सदस्यों का उत्तरदायित्व, जो परिवार के सदस्य होते हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाई जाती है। वो अपने परिवार, फैमिली मेम्बर के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके प्रति अधिकारों और कर्तव्यों के लिए वो जागरूक होते हैं। परिवार के सदस्यों में जो उत्तरदायित्व की असीमित भावना, मतलब भर भर के भरी होती है उनमें ये भावना उत्तरदायित्व की। जब कोई संकट आता है तो वो उस व्यक्ति के लिए, संकट काल में जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो अपनी फैमिली के लिए खड़े रहते हैं, उनके लिए सपोर्ट भी करते हैं, उनके लिए लड़ते भी हैं।
तो जैसे युद्ध में जब जाते हैं, तो जब युद्ध में जाते हैं, लड़ते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो वो परिवार के लिए तो करते ही हैं, लेकिन वो जीवन पर्यंत परिश्रम भी करते हैं। सामाजिक नियंत्रण। परिवार में अनेक ऐसे नियम और प्रथाएं और रूढ़ियां होती हैं जो कि परिवार एवं समाज को बनाए रखने एवं उस पर नियंत्रण रखने में योग देती हैं। परिवार में जो नियम और प्रथाएं होती हैं वो क्या करती हैं, एक रूढ़ियां होती हैं। जो नियम प्रथाएं वो रूढ़ियां होती हैं क्योंकि उनको मानना ही पड़ता है, उनके विरुद्ध नहीं जा सकते। तो ये जब उनके विरुद्ध नहीं जा सकते, जो परिवार की परंपरा होती है उसको आप परंपरा को तोड़ नहीं सकते, तो वो क्या करती हैं, समाज को नियंत्रित करती हैं, समाज को बनाए रखती हैं। तो इनसे क्या होता है, आने वाली जो पीढ़ी होती है उनका क्या होता है, समाजीकरण होता है, वो उसको सीखते हैं, उनका समाजीकरण होता है। तो वो भी सामाजिक, जो परिवार के सामाजिक मूल्य होते हैं, मानदंड होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनका संचार अपने सदस्यों में आगे ट्रांसफ़र करते रहते हैं। गोल्डस्टीन ने भी कहा है कि जी परिवार जो होता है वो एक झूले की तरह है, जो कि जिसमें भविष्य का जन्म होता है, और वह शिशु ग्रह है जिसमें नया प्रजातंत्र का जन्म होता है। नेक्स्ट है परिवार की स्थायी व अस्थायी प्रकृति, परमानेंट एंड टेम्परेरी नेचर ऑफ द फैमिली। मैकाइवर एंड पेज ने परिवार को एक समिति एवं संस्था दोनों माना है, कि परिवार जो है वो एक समिति भी है और संस्था भी है। समिति को अगर हम सदस्यों के रूप में देखें तो परिवार क्या है, एक अस्थायी प्रकृति का है। अगर हम फैमिली मेंबर को काउंट करके देखें तो परिवार क्या है, एक अस्थायी प्रकृति का है, क्योंकि जो फैमिली मेंबर है उनमें से किसी की अगर मृत्यु हो जाती है या कोई अलग हो जाता है, तलाक हो जाता है, ये सारे कारण जो हैं परिवार के आकार में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, जिससे उनकी सदस्यता भी उस परिवार से समाप्त हो जाती है। और अगर इसको हम कार्य प्रणाली के रूप में देखें, अगर इसको कार्य प्रणाली के रूप में देखें तो इसका जो अस्तित्व है वो संस्था बताता है, क्योंकि संस्था में क्या होती हैं, कार्य प्रणाली होती हैं। तो जो कि संस्था होती है वो स्थायी प्रकृति की होती है, क्योंकि वो नियम जो होते हैं वो फॉलो होते रहते हैं। और जैसे सामाजिक संस्था के रूप में अगर परिवार को देखें तो वो पालन पोषण करता है बच्चे का, उसका समाजीकरण होता है, उसका व्यक्तित्व का विकास करता है, तो वो स्थायी प्रकृति है। और जो अस्थायी प्रकृति है, अगर समिति के रूप में देखें, अस्थायी प्रकृति ये कि फैमिली मेंबर बढ़ते और घटते रहते हैं। फैमिली मेंबर कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, वो अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो इससे जो प्रकृति है परिवार की वो अस्थायी होती है, समिति के रूप में, संस्था के रूप में स्थायी होती है। तो अभी हमने परिवार के बारे में पढ़ा, परिवार का अर्थ देखा, उसकी कौन सी परिभाषाएं हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम समाज जो परिवार है उसकी सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, परिवार की उत्पत्ति के बारे में समझेंगे। तो परिवार हम जो बताया कि परिवार क्या है, एक मौलिक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। जैसे भवन होता है, भवन में ईंट पत्थर जो होता है सबसे छोटा, ऐसे ही परिवार है, उससे समाज बनता है। परिभाषाएं इसकी अलग अलग जो समाजशास्त्रियों ने दी हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है, और साथ में इनकी विशेषताएं जो कि सार्वभौमिकता, मर्डॉक ने भी बोला कि परिवार जो वो सार्वभौमिक होता है, हर समाज में पाया जाता है। उसके अपवाद के बारे में पढ़ा है। और उसका दूसरा है इमोशनल, संवेगात्मक आधार, जिसमें IP देसाई ने भी महुआ का जो गुजरात में अध्ययन किया उसमें संवेगात्मक आधार पे परिवार की चर्चा की है। संवेगात्मक जो आधार है इसमें घनिष्ठता पाई जाती है परिवार में। रचनात्मक परिवार, जहाँ पे बच्चे के वातावरण में, बच्चे के समाजीकरण में, उसकी शिक्षा पे, जो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है उस पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। उसकी मनोवृत्तियों, उसकी आदतों में उसका प्रभाव देखा जा सकता है। सीमित आकार परिवार जो है वो बड़े भी हो सकते हैं, संयुक्त परिवार में बदल सकता है, संयुक्त परिवार विस्तारित और ज़्यादा एक्सटेंडेड हो सकता है, या न्यूक्लियर परिवार भी हो सकते हैं। सामाजिक संरचना में जो केंद्रीय स्थिति है वो परिवार की है। परिवार ही सबसे छोटा समूह है, उससे परिवार, अलग अलग परिवार मिलकर क्या बनाते हैं, समुदाय, और समुदाय मिलकर क्या बनाता है, समाज।
सदस्यों का उत्तरदायित्व, जो परिवार के मेंबर हैं उनकी एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व, जो जिम्मेवारी हैं उनको पूरा करते हैं। सामाजिक नियंत्रण, जो प्रथाएं और रूढ़ियाँ जो हैं उनको हम अगर मानते हैं, हम परंपराओं को निभाते हैं, तो जो उनको निभाते हैं, अगर वैल्यू जो हमने सीखी है तो वो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते हैं और समाज में इस तरह से नियंत्रण भी बना रहता है, जो समाज की व्यवस्था है वो भी बनी रहती है। परिवार की जो स्थायी प्रकृति है वो संस्था के रूप में है, क्योंकि जो पारिवारिक संस्था है वो क्या करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, समाजीकरण करती है, उसके व्यक्तित्व का विकास करती है। तो ये हर परिवार में होता रहेगा। उस वातावरण, बच्चा जो सीखता है उस वातावरण से, वो स्थायी रूप से है कि वो उसी से सीखा, तो वो स्थायी प्रकृति है। और अस्थायी प्रकृति के रूप में समिति, अगर उसके मेंबरों को हम काउंट करें तो मेंबर जो है वो अस्थायी प्रकृति है, क्योंकि परिवार के जो मेंबर हैं वो बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। जन्म लेने से, बच्चे के जन्म होने से बढ़ सकता है, अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, वो अलग हो जाता है, घर छोड़ देता है, तलाक हो जाता है, ये सब क्या है, उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है, तो ये अस्थायी प्रकृति है। सो फ्रेंड्स, आज हमने ये पढ़ा, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।